आज मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जिन्हें हम एनालिटिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। एनालिटिकल मैकेनिक्स थ्योरेटिकल मैकेनिक्स होती है और इसे डेवलप किया गया था आफ्टर न्यूटन। जब न्यूटन ने अपनी न्यूटोनियन मैकेनिक्स डेवलप कर दी थी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल मैकेनिक्स को डेवलप किया गया था। तो जिन टॉपिक्स की आज मैं बात करूँगा वो है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक पॉइंट स्पेस में, फ्री स्पेस में, और इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए हम एक रेफरेंस फ्रेम को बनाते हैं। ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है। दिस इज ओरिजिन, और क्योंकि ऑब्जर्वर यहीं से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा तो यही हमारा रेफरेंस पॉइंट भी हो जाता है। रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ऑब्जर्वर की लोकेशन को कहते हैं, जो कि इस केस में ओरिजिन है। और इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम इस पॉइंट को कुछ कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हैं इन 3D स्पेस। हमारा स्पेस 3 डायमेंशनल है। सो एक पॉइंट को 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखाने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर यही 2D प्लेन होता तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती। अगर हम 2 पॉइंट्स को कंसीडर करें, सपोज दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, तो हमें हर पॉइंट को दिखाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, यानी इन टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बोलो या पार्टिकल्स बोलो, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड ये भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। फॉर 1 पार्टिकल हमें चाहिए थे 3 कोऑर्डिनेट्स, ऐसे 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, यानी इन जनरल हमें n पार्टिकल्स के लिए 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। अगर मैं इसे विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, x y z, और मुझे n पार्टिकल्स बनाने हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं विजुअलाइज करा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, n पार्टिकल्स, और ईच पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट होगा, सम ए बी सी, कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। बात यह है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स भी बढ़ रहे हैं, और एक ग्रेटर नंबर ऑफ़ पार्टिकल के सिस्टम को एनालाइज करना उतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हमसे कहता है कि किसी बॉडी की डायनेमिक्स को हम इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और n पार्टिकल्स के लिए ऐसी n इक्वेशंस बनेंगी, तो हमें n पार्टिकल्स के लिए n इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को एनालाइज करना ऐसे सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें हर पॉइंट पे नज़र रखनी है अपनी। तो उस केस में हम एक हाइपोथेटिकल स्पेस को सोचते हैं। हाइपोथेटिकल स्पेस के बारे में हम सोच सकते हैं जो कि हायर डायमेंशनल हो। अब तक हमने मैक्सिमम 3 डायमेंशनल स्पेस पे काम किया, बट यहाँ मैं हायर डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूँ, और इस हाइपोथेटिकल स्पेस को ही हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। सपोज मुझे एक पॉइंट को शो करने के लिए 3 पॉइंट्स की ज़रूरत थी, 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत थी इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। व्हाट इफ़ मैं 2 पार्टिकल्स को शो करना चाहता हूँ, तो मुझे 6 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक स्पेस को एज्यूम करता हूँ जिसमें 3 एक्सिस नहीं 6 एक्सिस है। एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ये मेरे पास 6 एक्सिस है। और इन 2 पॉइंट्स को, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मैं देख रहा था, मैं इस 6 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को डिनोट करूँगा और इसके कोऑर्डिनेट असाइन करूँगा एक्स कॉमा ए, वाई कॉमा बी एंड जेड कॉमा सी। मैंने किया क्या है यहाँ पर, सबसे पहले मैंने एक हायर डायमेंशनल स्पेस बनाया। ये मेरा हायर डायमेंशनल स्पेस हो गया, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पिकअप किया जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मिक्सअप करके बनाए, एक्स ए, वाई बी, जेड सी। ये जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि इन 2 पॉइंट्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इन 2 पॉइंट्स की मतलब ये दोनों पॉइंट स्पेस में किस तरीके से सजे हुए रखे हैं, वो ये सिंगल पॉइंट शो कर रहा है। सपोज ये दोनों पॉइंट यहाँ से मूव हो जाते हैं और किसी नई लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। यहाँ इनके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड ए बी सी। सपोज यहाँ हो जाते हैं x2 y2 z2 एंड a2 b2 c2। तो इस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक सिंगल पॉइंट से दिखाऊंगा और इससे किसी और जगह पर, सपोज यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2 x2 a2 y2 b2 z2 c2। यानी जैसे जैसे ये दोनों पॉइंट्स मूव करेंगे स्पेस में, इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, और उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज होने से हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पे क्या असर पड़ेगा कि एक सिंगल पॉइंट जो था किसी लोकेशन पे, उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को कंबाइन करके बनेंगे। अगर मैं 3 पार्टिकल्स की बात करूँ तो मुझे इन टोटल 9 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है। यानी इन माई 3 डायमेंशनल स्पेस, सपोज दीज आर 3 पार्टिकल्स या 3 पॉइंट्स। मैंने इनको नाम दिया कोऑर्डिनेट्स का x1 y1 z1, x2 y2 z2 और इसका x3 y3 z3। तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कैसे बनेगा? कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या बनेगा? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में कितनी एक्सिस होगी? तो वो होंगी 9 एक्सिस। सो 9 एक्सिस बनाना थोड़ा मुश्किल तो है, बट उस पॉइंट की बात कर लेते हैं जो इस तीनों पॉइंट को डिनोट करेगा। और उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 9 कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे, x1, x2, x3, ओके, y1, y2, y3 एंड z2,
Z1, Z2, Z3। ये सिंगल पॉइंट मेरे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, जैसा भी वो 9 एक्सिस का कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगा, ये पॉइंट डिनोट करेगा। और जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे ऐसे ऐसे एक नया पॉइंट मैं बना सकूँगा, और उसके कोऑर्डिनेट इन तीनों के कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन होगा। इन जनरल अगर हमारे पास n पार्टिकल्स होते थे तो मुझे जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते थे वो 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते थे। तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के एक्सिस कितने बनेंगे? कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के एक्सिस मेरे 3n बनेंगे। 3n एक्सिस चाहिए होंगे मुझे। और जो पॉइंट डिनोट करेगा मेरे ये 3n पार्टिकल्स को, उसका फुल कोऑर्डिनेट के क्या कैसे लिखा जाएगा? तो मैं ज्यूम करता हूँ x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ऐसे y1 y2 डॉट डैश yn एंड z1 z2 zn, कुछ इस तरीके से। तो नाउ व्हाट, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का टॉपिक जो है उतने में एक्सप्लेन किया जा सकता है। और मैं अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन देना चाहूँ तो इट इज़ ए hypothetical space such that each point in it describe the configuration of a system of particle each point in it describe the configuration of system of particle completely and it's a higher dimensional space axis system according to number of particles in the system। यानी एक हाइपोथेटिकल स्पेस है जिसमें ईच पॉइंट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सिस्टम में रखे हुए हैं या फिर कहाँ कहाँ प्लेस्ड है कम्प्लीटली। एंड इट्स अ हायर डायमेंशनल स्पेस। वैसे ज़रूरी नहीं है वो हायर डायमेंशनल हो। अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे, ये सिंगल पार्टिकल है कोई, तो उसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पे फिर हमारा सेम ही हो जाएगा इस केस में, सिंगल पार्टिकल के केस में, क्योंकि यही हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि ये हायर डायमेंशनल हो, बट क्योंकि हम हमेशा सिंगल पार्टिकल पे तो काम करेंगे नहीं, ज़्यादा पार्टिकल्स पे काम करेंगे, इस केस में मैंने यहाँ पे हायर डायमेंशनल लिखा है। और जो डायमेंशंस होगी एक इसकी, वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी कि सिस्टम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने। तो यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कंप्लीट हो जाता है। बात अब ये करते हैं कि वापस अगर हम सिंगल पार्टिकल पे आए, सपोज़ ये कोई पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है। इफ़ दिस पार्टिकल इज़ फ्री, तो उसका जो पाथ होगा वो लीनियर होगा। पाथ विल बी लीनियर। फ्री से मतलब है नो फोर्स, नेट फोर्स 0 इस पार्टिकल पे, तो उसका पाथ लीनियर होगा।
और ऐसे केस में जो एक्स वाई जेड ये तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्स को वाई से कुछ लेना देना नहीं, जेड को वाई से कुछ लेना देना नहीं, इन तीनों को ही आपस में कुछ लेना देना नहीं, ये इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकता है। सपोज बॉडी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो वाई और जेड चेंज नहीं होंगे, एक्स के चेंज होने से वाई और जेड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेम वाई में अगर मूव कर रहा है तो एक्स और जेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस तरीके से। बट अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूँ, सपोज दिस इज सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है जो ये सर्कल पे मूव कर रहा है और हियर इज माय पार्टिकल, दिस इज पार्टिकल, ये मेरा एक्सिस सिस्टम हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर सोचें हम तो सर्कल में मूव करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्स इज रिक्वायर्ड अगर एक पार्टिकल को सर्कल में मूव करना। कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल। यानी एक पार्टिकल का जो मोशन है अब वो फ्री नहीं है, और जब एक पार्टिकल का मोशन फ्री नहीं होता तो जो उसका पाथ होता है, पाथ इज डिपेंडेंट अपॉन दीज फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? वो फोर्सेस जो बॉडी की मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, और ऐसे फोर्सेस को हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं या कंस्ट्रेंट फोर्सेस बोलते हैं। These are the forces which are responsible from its free motion। एक बॉडी का फ्री मोशन जो होता है वो लीनियर होता, लेकिन अब वो लीनियरली मूव नहीं कर रहा, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब उस पर फोर्स लग रही हो। तो वो फोर्सेस जो एक फ्री मोशन को डेविएट कर देते हैं, एक पार्टिकल के फ्री मोशन को डेविएट कर देते हैं, उन्हें कंस्ट्रेंट फोर्सेस कहते हैं। और जो कंडीशंस बनी, द कंडीशंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो जो कंडीशंस बनी उन्हें कंस्ट्रेंट बोलेंगे, और जो फोर्सेस हैं जो इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है उन्हें कंस्ट्रेंट फोर्सेस बोलेंगे। In the case of the particle moving in circle, what will be the condition? The condition can be written as that x square plus y square should be constant, which is equals to radius का square. If the origin is the center of the circle, यानी जो सर्कल मैंने बनाया था अगर उसका सेंटर ओरिजिन है तो उस केस में कंडीशन जो लिखी जाएगी वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, वरना कुछ इस तरीके से। यानी अगर वरना हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं इस कंडीशन को, वेर बी और ए इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो कई तरीके से क्लासिफाइड रहते हैं। एक कंस्ट्रेंट्स को यानी कंडीशंस को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो क्लासिफाई करने का है वो है होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स।
हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिन्हें हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये फॉर्म है, ये हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट में आता है, यानी हम कंस्ट्रेंट को किसी फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो फंक्शन किस चीज़ का होगा, वो कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इक्वल्स टू 0। कुछ इस फॉर्म में अगर हम लिख सकें कंस्ट्रेंट्स की कंडीशंस को, तो उसे हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और अगर हम इस तरीके से ना लिख सकें तो उसे नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। इस फॉर्म में ये एक्सप्रेस नहीं हो सकते, तो इन्हें किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सपोज इट इज़ अ रिंग, दिस इज़ अ रिंग, और ये एक फ्लोर पे रखी हुई है वर्टिकल, एंड हियर इज़ द पार्टिकल। इफ इट इज़ मूविंग, तो मैं कंडीशन लिख सकता हूँ। अगर ये इसकी पोजीशन है r और इसका रेडियस है a, सपोज इसका रेडियस, रिंग का रेडियस a है और r इसकी पोजीशन है, लिख सकता हूँ r इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन a, बिकॉज जब तक कि ये पार्टिकल इससे अटैच है तो ये इसका रेडियस को ही कवर कर रहा है, लेकिन एट दिस पॉइंट ये पार्टिकल सीधा नीचे चले जाएगा और ये रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। मान लो ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तो इससे डिस्कनेक्ट हो गया, इस रिंग से डिस्कनेक्ट हो गया, इस वजह से ग्रेटर देन का साइन आया। और ये इक्वेशन इसकी तरह नहीं एक्सप्रेस हो सकती क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है और यहाँ इनइक्वालिटी का साइन है। तो नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो होता है वो बहुत ही, इट इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट। जो हमारे जनरली कंस्ट्रेंट होते हैं, जो हम पढ़ेंगे जनरली कंस्ट्रेंट्स, वो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट ही होंगे, इवन दो हमारे रियल लाइफ में नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स ही होते हैं। ओके, कंस्ट्रेंट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज, कैन बी फर्दर classified as Rehonomous and Spheronomous। मुझे इन्हें बोलना तो नहीं आता, पर एटलीस्ट मैंने इनकी स्पेलिंग सही लिखी। अगर हमारा जो कंस्ट्रेंट का कंडीशन था उसमें टाइम आ जाता है, ये टाइम वेरिएबल आ जाता है, अगर ये टाइम है तो उन कंस्ट्रेंट्स को हम रेहोनोमस कंस्ट्रेंट कहते हैं, और अगर नहीं आता तो उन्हें हम इस कंडीशन में डालते हैं। बस यही डिफरेंस होता है इन चीज़ में, यानी वी कैन डिफाइन इट एज रेहोनोमस कंस्ट्रेंट्स आर दोस, और क्योंकि ऐसे कंस्ट्रेंट्स को हम हॉलोनॉमिक कहते हैं, आर दोस हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स whose expression or equation contains time as a variable, ये वेरिएबल है, एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली से का मतलब होता है कि हमें यहाँ दिखे, इक्वेशन में दिखे, एज अ वेरिएबल दिखे। इस इक्वेशन में टाइम जो है वो इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट। इसका उल्टा हमारा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। So what now? We were actually about to discuss generalized coordinates, but उन्हें समझने के लिए constraints का समझना ज़रूरी था। So हम वापस अपने सर्कुलर मोशन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। सर्कुलर मोशन,
जिसमें पार्टिकल जो था वो सर्कुलर मोशन में था। ये डिस्टेंस हो गया इस पार्टिकल का। और क्योंकि सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है, इजंट इट। तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए हमें एक पार्टिकल के कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? 2 कोऑर्डिनेट्स, यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड 2। ओके, एंड वी हैड अ कंस्ट्रेंट था इस पे। वो कंस्ट्रेंट था कि ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता, जो रेडियस है वो फिक्स रहता है, यानी रेडियस का स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कंस्ट्रेंट है, और इस कंस्ट्रेंट से होता क्या है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल थे। लेकिन ये इस रिलेशन के आ जाने से जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था वो डिपेंड हो गया वाई कोऑर्डिनेट पे, या फिर उल्टा सोच सकते हैं, हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो हो गया वो डिपेंड हो गया एक्स कोऑर्डिनेट पे। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करें तो वाई खुद ब खुद चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो हमारे जो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे मैं वर्ड को यूज़ करूँगा, जो हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स थे वो 2 थे, और ड्यू टू कंस्ट्रेंट कितने हो गए? ड्यू टू कंस्ट्रेंट 1 हो गया। यानी मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू टोटल कोऑर्डिनेट्स माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कहने का मतलब ये है कि कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बचेंगे, जो कि इस केस में 1 बचा, वो डिसाइड करेगा कि टोटल कोऑर्डिनेट कितने, जो कि 2 थे, और कितनी कंस्ट्रेंट्स लगाई है हमने, कितनी कंडीशंस लगाई है मोशन पे। सपोज मेरे पास 2 पार्टिकल है, तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? मुझे 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे फॉर 2 पार्टिकल्स। मुझे चाहिए 6 कोऑर्डिनेट्स। ओके, लेकिन अगर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि इन दोनों पार्टिकल की जो डिस्टेंस आपस में, यानी ये दोनों पार्टिकल आपस में सेपरेट नहीं हो सकते, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो कंडीशन बनेगी, कंडीशन क्या होगी, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? जो डिस्टेंस है बाय द डिस्टेंस फार्मूला, जिस डिस्टेंस को मैं कुछ सिंबल दे देता हूँ एल, वो हो जाएगी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, अगर इन केस में इसे सिंप्लीफाई करूँ, सपोज दिस एल एंड दिस विल बी एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर और सी माइनस जेड का स्क्वायर, दोनों सेम बात ही है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ay माइनस 2az। ये मेरी कंडीशन हो गई, यानी मेरे पास 6 कोऑर्डिनेट्स थे, x, y, z, a, b, c। सपोज मैं ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देता हूँ अपने इंडिपेंडेंटली, चेंज इंडिपेंडेंटली, और इनमें से किन्हीं 2 को मैं चेंज कर देता हूँ इंडिपेंडेंटली चेंज्ड। तो ये जो सी कोऑर्डिनेट बचा हमारा, ये सी, क्या मैं इसे इस इक्वेशन से फाइंड कर सकता हूँ? मैंने एक्स की वैल्यू खुद से रखी, वाई की, जेड की खुद से, ए की खुद से, बी की खुद से, और इस केस में भी मैंने सारी वैल्यूज़ खुद से रखी। वो सॉरी, ये सी जेड होगा,
इन दोनों की खुद से रखी, तो क्या मैं सी की वैल्यू नहीं निकाल सकता इस इक्वेशन से? यानी मेरे टोटल नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 6 थे, मैंने कंडीशन कितनी लगाई 1, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 6 - 1 5। इस चीज़ का एक नाम है, इस नंबर का एक नाम है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to completely describe the motion is equals to degree of freedom। इसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो पहले जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था मैंने एक पार्टिकल का जो सर्कल पे मूव कर रहा था, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी, और इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 5। सो ये वो कॉन्सेप्ट्स थे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट समझने के लिए इम्पोर्टेंट थे। मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट को यहाँ डिफाइन कर दूँ अगर, तो तुम्हें कुछ सिमिलर डेफिनेशन लगेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, these are the set of independent coordinates which are minimum in number to completely describe the configuration of the system। यानी वो मिनिमम नंबर के कोऑर्डिनेट्स, मिनिमम अमाउंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमें चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जिससे हम पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब कर पाए। यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम के ही इक्वल होता है। पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं एक्चुअली? सपोज मैं सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि सबसे इजी है। इस केस में मुझे एक्स वाई पे कंडीशन लगानी पड़ी थी कि x + y का स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इससे मेरे पे एक चीज़ आई थी कि मेरे पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1। यानी अगर मुझे सिर्फ एक वेरिएबल मिल जाए जिससे मैं इस मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकूं, उस एक वेरिएबल को मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलूँगा। अच्छा, मैं क्या x या y को जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि सिर्फ x और y से मैं इस पूरे मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और वो मैं बताता हूँ क्यों। तो मैं इन x और y इस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का होना सिर्फ इस डेफिनेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये डेफिनेशन उन्हें डिफ़ाइन तो कर देती है, लेकिन हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को चूज़ कैसे करेंगे वो एक और कंडीशन पे डिपेंड करता है, और वो ये कि हम सपोज करेंगे कि एक बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलग मूव कर रही है, एक्स एक्सिस है और ये बॉडी है वो इसके पैरेलल मूव कर रही है, तो देयर विल बी चेंज in x कोऑर्डिनेट ओनली। सिर्फ इसका x
कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और अगर ये इसके पैरेलल मूव करती तो y, और इसके पैरेलल मूव करती तो z। अगर ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ये बॉडी है तो फ्री, लेकिन एक्स और वाई इंटर रिलेटेड है। कैसे? एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये लीनियर इक्वेशन है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो एक्स और वाई किसी फोर्स की वजह से तो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन की वजह से कनेक्टेड है। क्या ये कंस्ट्रेंट है? नहीं, ये कंस्ट्रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्स और वाई आपस में कनेक्टेड है टाइम की वजह से। टाइम की वजह से कैसे? हम डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। ओके, यानी चेंज इन एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। और ये सेम टाइम में ये बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी सम। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू सम वी एक्स अपॉन वी वाई। और ये कांस्टेंट है भाई, स्पीड कांस्टेंट थी क्योंकि ये फ्री बॉडी थी, तो सम कांस्टेंट टाइम्स सम, इस कांस्टेंट को कुछ अलग नाम देता हूँ, सम ए टाइम्स डेल्टा वाई। और ये कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। That's why these coordinates are independent but connected. ये कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट तो है लेकिन आपस में कनेक्टेड है, और इसलिए हम इस रिलेशन को कंस्ट्रेंट नहीं बोलेंगे। ये कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट वो इक्वेशंस होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करें फोर्स की वजह से। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारी, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से हम पे ये इक्वेशन आती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ओके, दिक्कत ये है कि जब एक्स डायरेक्शन में मोशन होगा, सपोज ये बॉडी यहाँ पे है और ये इधर को मूव करेगी, तो ये वाई डायरेक्शन में अपने आप मूव करेगी। तो हम कभी इस मोशन को विजुलाइज कर ही नहीं सकते। ये कुछ इस तरीके से, मैं इस पार्ट को दिखा रहा हूँ, इतने पार्ट कुछ इस तरीके से, ये बॉडी आगे भी जा रही है एक्स में और ऊपर भी जा रही है, तो कुछ इस तरीके का मोशन होगा। इस मोशन को एक्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एनालाइज करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हमने पढ़ा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें पार्टिकल की डिस्टेंस आर से डिनोट होती है और कितना मूव किया वो एक्स एक्सिस से, वही थीटा डिनोट करता है। तो आर कॉमा थीटा, इससे हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। और क्योंकि आर कांस्टेंट है तो हमें आर की सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थीटा से इस बॉडी के मोशन का फुल एनालिसिस हो जाएगा। जस्ट बाय नोइंग थीटा वी कैन completely describe the motion. क्यों आर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आर पहली कंडीशन में इंक्लूडेड है ना, कंस्ट्रेंट। ये तो हम पहले ही देते कि डिस्टेंस कितना है, तो हमें इसके बारे में सोचना नहीं है। सिर्फ थीटा अगर हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है। यानी टू चूज
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, हमें कुछ बातों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। दूसरा, easily describe the motion। तीसरा, easily able to visualize। भाई इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से तुम इस मोशन को इजीली एनालाइज कर सकते हो। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, तो ये इजी है, इससे तो ज़्यादा इजी है। ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लो ये इस बॉडी को ऑब्जर्व करना एक्स वाई कोऑर्डिनेट से। सो मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा कि कैसे कैसे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को चूज़ कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है वो है पेंडुलम का। सपोज ये एक पेंडुलम है और ये मास है और ये मूव कर रहा है। कंडीशन ये है कि ये लेंथ चेंज नहीं होती। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ओके, सो हम इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है। मैंने यहाँ अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ये ओरिजिन है। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये एक्स कोमा वाई हो गई इस बॉब के कोऑर्डिनेट्स। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एल स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो ये मेरी कंडीशन हो गई। एक बॉब को एनालाइज करने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी। तो क्या हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? डैट विल बी 2 - 1 विच इज़ 1। यानी मुझे इस को भी एनालाइज करने के लिए सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। तो वो कोऑर्डिनेट कौन सा हो सकता है? वो कोऑर्डिनेट हो सकता है ये एंगल थीटा। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकता है हमारा, क्योंकि ये लेंथ फिक्स है, इट इज़ फिक्स्ड। द ओनली चेंज इज हैपनिंग इन दिस थीटा, कि ये थीटा वर्टिकल से कितने एंगल पे तक जाता है।